सुप्रभात। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पंजाब पल्स से मेघा वर्मा और आप देख रहे हैं इन कॉन्वर्सेशन विद द पंजाब पल्स। आइए हम बात करते हैं सुमित भैया जी से, जो एक कवि हैं, लेखक भी हैं एंड ही इज आल्सो अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और हम इनसे बात करेंगे किसानों की स्थिति के बारे में। किसान कहाँ किसे जाता है? किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं। इन्हें कृषक और खेतीहर के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री उत्पादन करते हैं। किसान सभी फसलों और पशुधन के लिए जिम्मेदार भी हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं ताकि बाजारों में और फसलों का और जानवरों के उत्पादों को रखने के लिए कुछ हो सके, यानी बहुत कुछ हो सके। तो आइए हम बात करते हैं एडवोकेट सुमित भैया जी से और जानते हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों के स्थिति के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ पर। बहुत धन्यवाद मैम, आपका नमस्कार मेघा जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो सर, पंजाब और हरियाणा की जो ये खूबसूरत भूमि है, हाल ही में किसानों की मुख्य आबादी द्वारा एक आंदोलन की तरह देखी गई है। ऐसा लगता है कि जैसे किसानों के मन में ना अविश्वास की एक निश्चित मात्रा मौजूद है। किसानों ने बड़ी संख्या में एनसीआर की सीमाओं को आंदोलन करने के लिए चुना। तो किसान नेताओं और केंद्र के बीच में ये जो नौ दौर की जो बातचीत गतिरोध को तोड़ने में सफल नहीं रही है, तो ये व्यापक रूप से महसूस किया जा रहा है कि आंदोलन को लंबे समय तक ऐसे तरीके से निकाला गया तो राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक रहेगा, विशेष रूप से हमारा ये जो उत्तरी क्षेत्र है। तो सुमित जी, एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में और एक किसान होने के नाते भी आपका इस स्थिति को देखने का क्या नजरिया है? देखिए मैम, जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये आंदोलन मेरे हिसाब से 4 चरणों में है। इसको समझना पड़ेगा। उससे पहले मैं ये बता दूं, हम किसान को जब परिभाषित करते हैं तो किसान की जो परिभाषा का विस्तार है, उसमें मछली पालन भी है, उसमें पशुपालन भी है, उसमें छोटे या सीमांत किसान जो कम उस पे खेती करते हैं वो लोग भी शामिल हैं। डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी उद्योग से जुड़े हुए जो फार्मर्स हैं वो भी किसान की ही श्रेणी में आते हैं। और भारत में इसकी टोटल आबादी लगभग 60 से 70 करोड़ है, जो केवल किसानी या किसानी से जुड़े हुए कामों पर आश्रित है। मैम, आंदोलन जब से शुरू हुआ, आंदोलन में मैं इससे मानता हूं अब तक 4 स्तर या 4 चरण जो आंदोलन के हुए हैं। पहला चरण ये है कि किसानों ने एक अच्छी भावना के साथ इस आंदोलन को शुरू किया था, ये सच है। लेकिन उसमें उस अच्छी भावना के बाद जो चीज शुरू में शुरू हुई 10 से 15 दिन के बाद, ये देखा गया कि उसमें मतलब उनकी चीजें और उनकी मतलब जो मांगे थी वो बदलती गई। जैसे जैसे अगले अगले दौर की वार्ता होती गई, उनकी मांगों में और इश्यूज शामिल होते गए। टोलों को रोकना शामिल होता गया, या फिर वहां पर जो खालिस्तानी समर्थक उनका बीच में इन्वॉल्वमेंट होता गया, या वहां पे जो जेएनयू स्टूडेंट्स थे उनके भी पोस्टर और उनके बैनर लहराए गए, उनका बीच में इन्वॉल्वमेंट होता गया। एक तरीके से पूरे किसान आंदोलन की, जो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इसको मतलब निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट नेताओं के या कम्युनिस्ट विचारधारा के हाथ में चली गई। तो ये इसका दूसरा स्तर था। ये इसका तीसरा स्तर जब देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ, या किसानों ने यात्रा निकाली, किसानों ने लाल किले पर यात्रा निकाली। लाल किला उसका रूट नहीं था, निर्धारित रूट नहीं था, लेकिन जो निर्धारित रूट था वहां पर ना जाके उसको डाइवर्ट किया गया और उसको अपने हिसाब से डाइवर्ट करके वहां तक पहुंची गई चीजें, और जिस हिसाब से भीड़ ने लाल किले को कब्जा दिया। तो ये इसका तीसरा स्तर था इस आंदोलन का। और चौथा स्तर ये है कि जो टिकैत साहब है, उनका जो आंसुओं का या उनका जो रोना है, उसको जाटों की मूल मतलब एक अपमान के साथ जोड़ दिया गया। क्योंकि मैं मैडम खुद भी जाट हूँ और हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ, किसान परिवार से हूँ, हमारे यहाँ खेती होती है। और टिकैत साहब को भी 2013-14 से जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो हमें भी दर्द हुआ भावनात्मक रूप से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी आंदोलन विचारधारा या व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर सही या गलत के आधार पर उसका पैमाना निर्धारित होता है, किसी भी आंदोलन का। 7 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी अपने फैसले में कि सीए को लेकर
जो आंदोलन हो रहा था और शाहीन बाग की जो सड़क रोकी गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी आंदोलन के नाम पर कोई भी सड़क या सार्वजनिक संपत्ति को ब्लॉक नहीं किया जा सकता अनिश्चित काल के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, उस बात को भी यहाँ पर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। जी चौथा जो चरण मैं इस आंदोलन का मानता हूँ कि महापंचायतों का जो दौर शुरू हुआ है, वो इसका चौथा चरण है। ये चीज कुछ हद तक सरकार के स्तर पर भी कुछ कमियां रही हैं, लेकिन कुछ कमियां किसानों के स्तर पर भी। अगर हम आंदोलन का मूल रूप देखें कि वो कह रहे हैं कि आंदोलन में अमेंडमेंट नहीं हो सकते, सरकार अमेंडमेंट करने को तैयार है, किसान इसको बिल्कुल रद्द करवाने पर ही तुले हुए हैं, अमेंडमेंट नहीं हो सकते। तो ये हमें मुद्दा जो है वो ये है कि जो ये इशू है इसको रिजोल्व किया जाए, तो ये दोनों पक्षों से होगा। राइट और दोनों पक्षों से भी इस प्रकार होगा कि सरकार ने एक फॉर्मूला दिया कि ना अमेंडमेंट हो ना इसको रद्द किया जाए, इसको पोस्टपोन कर देते हैं जी 2 वर्ष के लिए। उस चीज पर भी किसान सहमत नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं पहले दिन से कुछ कमियां शायद सरकार की तरफ से रही हैं कि ये जब शिरोमणि अकाली दल, जब ये आंदोलन पंजाब के स्तर का था और शिरोमणि अकाली दल इसमें से अलग हुआ सरकार से, अलायंस से, उस समय सरकार को थोड़ा संजीदगी से इस चीज को वो करते तो शायद ये चीज वहीं पर खत्म हो सकती थी। उसके बाद जब दिल्ली कूच की तैयारियां हुई, तब भी थोड़ा उस चीज को संजीदगी से लेते तो शायद वहां पर खत्म हो सकती थी। अब ये चीज जब जाकर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पे रुक गई है, तो ये और चीज व्यापक धीरे धीरे विस्तार होता गया और बड़ी होती गई और ये चीज यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि ये सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के लिए विन विन सिचुएशन थी, अगर 2 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाता। और सर कुछ मीडिया हाउसों ने भी राष्ट्र विरोधी तत्वों यानी कि एंटी नेशनल की घुसपैठ के बारे में चेतावनी दी। सो ऐसा कहते समय किसानों और उनके आंदोलन की वास्तविकताओं पर सवाल नहीं उठाया गया था। इस मामले को एक धारणा में बदल दिया गया कि किसान नेता एक कोरस में ये कहते हुए शामिल हो गए कि केंद्र के साथ गठबंधन करने वाली मीडिया ने पंजाब के सभी लोगों को राष्ट्र विरोधी और खालिस्तानी करार कर दिया है। और बाद में जब नई दिल्ली में लाल किले पर भारी भीड़ उमड़ी, तो इन नेताओं ने कहा कि वहां के लोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। तो ये इशारा करता है कि आंदोलन में राष्ट्र विरोधी तत्वों की कुछ घुसपैठ हुई थी, लेकिन किसान नेता ने तो सीधे सीधे ये नकार दिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि लाल किले पर देखिए हिंसा और आंदोलन में कम्युनिस्ट, देशद्रोही, गैर किसान तत्वों की घुसपैठ के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए मैडम, ये तो फैक्ट है कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू जी खालिस्तान से जुड़े हुए खालिस्तान रेफरेंडम को चला जी रहा है, और वो एक राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता ही है। जो जी कि उन्होंने ये अनाउंस भी किया था कि हम $2.5 लाख या पाउंड उनको देंगे जो खालिस्तान का झंडा वहां फहरा दे। ये एक तथ्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जी और ये भी एक तथ्य है कि आज तक कोई भी किसान आंदोलन इस चीज के ऊपर नहीं हुआ कि इस देश में अभी तक बहुत कम किसान, लगभग 6% एक रिपोर्ट के अनुसार, जी जो एमएसपी की कैटेगरी में आते हैं, जिनको एमएसपी मिलता है। कोई किसान आंदोलन इसलिए नहीं हुआ कि पूरे देश के किसानों तक एमएसपी के स्तर को फैलाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल इसके अलावा तीसरी चीज ये है कि ये जितने भी धार्मिक संगठन या खालिस्तान से जुड़े हुए संगठन हैं, इन्होंने कभी कोई आंदोलन या पैसा इस चीज पे मुहैया नहीं कराया कि बठिंडा से बीकानेर एक कैंसर ट्रेन चलती। बीकानेर में जाके पंजाब के लोग इलाज कराते हैं अपना, और ये ट्रेन सालों से, वर्षों से चल रही है। उन्होंने कभी इस चीज को लेके मुहैया पैसा नहीं कराया कि भाई पंजाब के लोगों को अपना ट्रीटमेंट करने के लिए राजस्थान क्यों जाना पड़ता है। उन्होंने कभी इस चीज को लेके पैसा मुहैया नहीं कराया कि पंजाब की मूल समस्याओं को लेके वो यहाँ पर कोई ऐसा हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट क्यों ना स्थापित किया जाए। ये भी एक तथ्य है। और ट्विटर के माध्यम से, या जो आपने बात कही कि गलत तरीके से फैलाया गया, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ट्विटर से जुड़े हुए अकाउंट सस्पेंड करने के लिए जब सरकार ने ट्विटर को कहा, तो ट्विटर ने बहुत लंबे समय तक आनाकानी की है। जी और इसी ट्विटर ने कैपिटल हिल पे जो हिंसा होती है अपने देश में, तो आम आदमी तो छोड़िए, राष्ट्रपति ट्रंप तक का अकाउंट सस्पेंड बिल्कुल किया और बाद में आजीवन प्रतिबंध राष्ट्रपति पे लगा दिया। राइट इसी ट्विटर ने हमारे देश में इन चीजों को, इन गतिविधियों को जारी रखने के लिए सरकार के साथ आनाकानी की और उन अकाउंट को डिलीट नहीं किया गया।
जब रवैया या जो सूचना मंत्री हैं उनका रवैया बहुत सख्त हुआ या सरकार का रवैया बहुत सख्त हुआ या जब सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की, जी तब ट्विटर ने उन अकाउंट्स को डिलीट किया जो लगभग 97 से लगभग 100 अकाउंट थे। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ ऐसे मीडिया जो मतलब कुकुर मुत्तों की तरह किसी आंदोलन में या किसी उसमें चुनाव में पैदा हो जाते हैं, उनके माध्यम से मतलब जो है ना इस चीज को गलत तरीके से दुर्भावना से फैलाया गया था। बिल्कुल। टूल किट भी उसमें से एक था, हथियार था। जो टूल ग्रेटा किट का भी थनबर्ग ने इसी माध्यम जो से मेंशन किया किया था, गया। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में मेंशन ये किया। आंदोलन नहीं, ये आंदोलन जो है ये आंदोलन से ज्यादा सरकार को बदनाम करना या जी किसी चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत टिप्पणियां या अभद्रता का व्यवहार करना या फिर बिल्कुल इस देश को दूसरे वहां पर बदनाम करना। और ये बिल्कुल। भी लोगों को समझना चाहिए कि भारत में एनआरआई की जो पॉपुलेशन भारत से बाहर है वो लगभग 1.8 करोड़ है, 1 करोड़ 80 लाख। जी उसमें से आधे से ज्यादा सिख हैं और सिखों के दबाव में कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, क्योंकि वहां की जो राजनीति है उसमें सिखों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जी लेकिन उसी कनाडा के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लेने के लिए अपने उन बयानों को बदला भी है और सरकार के प्रयासों की सराहना भी की है। हम आंदोलन के खिलाफ नहीं है मैडम, लेकिन आंदोलन का जो मकसद है वो अपने जो उनका जो एक मकसद है उसको अचीव करना होना चाहिए, ना कि सरकार को या देश को बदनाम करना या किसी मतलब खालिस्तान बिल्कुल। जैसे मतलब जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को अपने बीच में शामिल कर लेना। मूलतः ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया को एक हथियार या टूल के तौर पर प्रयोग किया गया है इस आंदोलन में। बिल्कुल जी और खालिस्तान समर्थकों की भी कहीं ना कहीं भूमिका इसमें संदिग्ध रही है। और एक अहम बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आंदोलन के लिए किसानों को जो भी ऑफर दिया गया है इसमें हम्म। उन्होंने ज्यादातर ना ही शब्द का प्रयोग किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो हम्म। कमेटी में भी किसानों ने ना ही कहा है कि उन्हें ये स्वीकार्य नहीं है कमेटी। इसके अलावा उन्होंने जो यात्रा का रूट निर्धारित किया गया था या जो समय निर्धारित किया गया था उसके ऊपर भी उन्होंने ना ही कहा था पहले, और बाद में उनकी सहमति बनी थी दिल्ली पुलिस के साथ। हालांकि वो सहमति या जिम्मेदारी की भावना जो कि लिखित में थी वो बाद में परवान नहीं चढ़ पाई। जी तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल आपकी सही है मेघा जी कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन में इस हम्म। तरीके की इन्वॉल्वमेंट और जो हुई है और अंतरराष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा। अंतरराष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट और इस देश को बदनाम करने की जो वो हुई है और जी उसको एक हथियार बिल्कुल के तौर पे बिल्कुल, इस्तेमाल छवि किया खराब गया, ये करने बात के लिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल देश मैं की, मैडम पंजाब की भी। आंदोलन से बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन पंजाब की भी छवि खराब हुई है, देश की भी जी छवि खराब हुई है, बिल्कुल। ये सच है, ये फैक्ट है। तो हम कोई आंदोलन के खिलाफ नहीं है मैडम, आंदोलन चले शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आंदोलन लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है, लेकिन जी उसके अधिकारों की जो अभिव्यक्ति है उससे किसी दूसरे के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके आधार पे आंदोलन चले। जी सर, आज तो स्थिति ऐसी हो गई कि जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फार्म विधेयकों पर रोक लगा दी और निर्णय देने से पहले उन पर गौर फरमाने के लिए भी एक समिति बनाई है। पर किसान नेता पहले ना तो सरकार को सुनने के लिए तैयार थे और ना आज वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुनने के लिए तैयार है। सर इस विषय पे सुमित जी आपका क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम जैसा कि मैंने अभी कहा कि जी ज्यादातर विषयों पे संयुक्त किसान मोर्चा ने ना कहा है। बिल्कुल अगर आप। उनको ये ऑफर दिया गया कि जितने भी दौर की वार्ता हुई जी उस पे सरकार अमेंडमेंट को तैयार थी, उस पे उन्होंने ना ही कहा था। उसके बाद जो मतलब मीडिएटर सुप्रीम कोर्ट बना या सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यादातर बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही या तीसरी टिप्पणियां मैं कहूंगा, उस पे हम्म। भी संयुक्त किसान मोर्चा सहमत नहीं था। जी उसके बाद जो कमेटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस कमेटी के सदस्यों पे भी संयुक्त किसान मोर्चा या उन्होंने टिप्पणियां की, वो उस पर सहमत नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था उसमें से एक सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते थे। इसके राइट। बाद जो चौथी चीज जो मैं कहता हूँ जो इस आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़ था, जो एक विन विन सिचुएशन वाली बात मैंने कही हम्म। कि 2 साल का अगर आप आज से भी लगाएं, 2021 फरवरी से या मार्च से भी लगाएं तो 2023 का कार्यकाल ये बैठता है, 2 साल का, 2023 फरवरी या मार्च तक। ये अगर हम्म। पोस्टपोन हो जाता था, हो सकता था, और अब भी ये हो सकता है क्योंकि सरकार ने कहा है कि अब भी वो ऑप्शन खुला है।
तो अगर ये पोस्टपोन हो जाता तो कोई भी सरकार, जिसके इलेक्शन 2024 में ड्यू है लोकसभा के, तो कोई भी सरकार इतना रिस्क उस समय नहीं लेती। तो ये पूरा लगभग सारे कार्यकाल के लिए ही स्थगित हो जाता या पोस्टपोन हो जाता। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्यादातर चीजों पे ना कहा और वो अपनी इस बात पे या उसमें अड़े रहे कि भाई हम इस पे जो है ना रद्द करके ही हमारा वो होगा, ये खत्म। और बीच बीच में उनके एक प्रवक्ता हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सरकार प्रोग्राम चलाती है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिस तरीके से कोई पार्टी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रोग्राम चलाती है, इसीलिए इसी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा और आंदोलन के जितने समर्थक हैं उनको एकजुट रखने के लिए और उनको इन्वॉल्व रखने के लिए हमें मजबूरी में समय समय पर कोई तिरंगा यात्रा या कोई ट्रैक्टर मार्च या कोई दिल्ली कूच या कोई रेल रोको आंदोलन या कोई मतलब सड़क रोकना 4 घंटे के लिए, ये सब इन्वॉल्वमेंट हर 2-2 3-3 4-4 दिन के बाद हमें करना पड़ता है ताकि लोग हमारे से जुड़े रहें। तो मेरा ऐसा मानना है मैडम, इस आंदोलन में महापंचायतों का शामिल होना या इस आंदोलन में जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनका शामिल होना, और इस आंदोलन की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्टों के हाथ में चला जाना, ये इस आंदोलन के अगेंस्ट गया है। आंदोलन से देश की छवि पे जो वो हुआ है वो भी इस आंदोलन के अगेंस्ट गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये आंदोलन जीवी ही वो लोग हैं जो आंदोलन ना पैदा करते हैं ना उसको चलाते हैं, ये चलती हुई चीज में सवार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मैडम और मैं अहम कहना चाहूंगा वो ये है कि राजनीतिक पार्टियां जो कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा या राजस्थान में जो महापंचायतें कर रहे हैं, लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि पश्चिमी यूपी में जाट बहुल आबादी लगभग 12% है, जिनका 14 विधानसभा सीटों पर सीधा दखल है। जी। राजनीतिक पार्टियों को शामिल होने का मकसद उस 44 विधानसभा सीटों और उस 12% जाट आबादी को केंद्रित करना या उसमें उसको केंद्र में रख के अपना काम करना है। सेम पैटर्न राजस्थान में है। राजस्थान में जाट बहुल आबादी जो है वो 9% के साथ जाट जो है सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। राजस्थान में लगभग 200 विधानसभा सीटों पर 200 विधानसभा सीटों में से लगभग 125 विधानसभा सीटों पर जाट निर्णायक भूमिका में है। और सेम कंडीशन हरियाणा में जाट बहुसंख्यक हैं जो जिनकी आबादी लगभग 30% है, 28 से 30%। महापंचायतों के माध्यम से उस चीज को केंद्र में रख के भविष्य की एक रणनीति निर्धारित की जा रही है कि राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जाट जो कि बहुत अधिक निर्णायक भूमिका में है, उनको मतलब केंद्र में रख के सारी पार्टियों की गतिविधियां चल रही हैं। और राकेश टिकैत जी जो कि मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। राकेश टिकैत जी के रोने को भी जाटों के सम्मान से जोड़ दिया गया। बिल्कुल। और सिर्फ किसान नेता ने जो प्रधानमंत्री जी से बयान करने की मांग कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया भी था कि वृद्ध और युवा घर भेज दिए जाएं और सरकार के साथ बैठकर एक बातचीत की जाए, कोई मुद्दा कैसे सॉल्व करना है। तो बट यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष रूप से पंजाब सिखों के लिए व्यक्तिगत सम्मान भी व्यक्त किया था, बट किसान नेताओं ने क्या किया है, उस अपील को नजरअंदाज कर दिया। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम इसीलिए ये कि मैं व्यक्तिगत तौर पे तो बड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि मैं टिकैत जी के साथ, गुरनाम सिंह सलूनी जी के साथ और बहुत सारे नेताओं के साथ काम कर चुका हूँ। गुरनाम सिंह सलूनी जी मेरे घर भी आए हैं, तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। राकेश टिकैत जी ने तो ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी को इस समय दखल नहीं देना चाहिए। राकेश टिकैत जी का ये बयान कुछ दिन पहले आया था। यहीं पर एक मन में विरोधाभास पैदा होता है और ये चीज और ज्यादा गहरी होती है कि आंदोलन से जुड़े हुए सभी निर्णय कम्युनिस्ट विचारधारा से संचालित हैं। आंदोलन से जुड़े हुए सभी निर्णय कहीं ना कहीं बाहरी दखल से संचालित हैं। ये विचारधारा मन में इसलिए गहरी हो जाती है क्योंकि टिकैत साहब या चढ़ूनी जी इस प्रकार के निर्णय कि भाई या इस प्रकार की बातें या इस प्रकार की बात वो नहीं सोचते, क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि प्रधानमंत्री जी को इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए सीधे तौर पे। हाँ, जहां तक प्रधानमंत्री जी की अपील की बात है कि भाई महिलाओं को या बच्चों को या बुजुर्गों को, ये अपील सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने उसमें और प्रधानमंत्री जी ने भी सीधे की थी
तो ये बात कहीं ना कहीं उनको मान लेनी चाहिए कि महिलाओं को या बुजुर्गों को वहां से निकाल देना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल इस चीज को खत्म कर दो, वो ये कह रहे हैं कि एक जो आबादी है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनकी अपील को मान लेना चाहिए था, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। जी, तो आप कह रहे हैं टिकैत जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का इसमें अभी नहीं बोलना बनता है ये और उनका बयान था कुछ समय बयान पहले, उन्होंने कहा था कि जी प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट इसमें दखल अभी डायरेक्ट नहीं नहीं लेना देनी चाहिए, चाहिए। सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए उनका, ये टिकैत जी, साहब का कुछ दिन पहले का बयान है। पर आप इससे सहमत है कि वृद्ध और युवा को घर भेज देना चाहिए और बाकियों को जी बैठकर बिल्कुल उसके बिल्कुल, जी, 100% तो आपकी वृद्धों राय को, में सबसे महिलाओं को, समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या रहेगा? आप क्या बोलते हैं इस बारे में? जैसा कि मेघा जी मैंने कहा कि जो विन विन सिचुएशन थी, 2 साल के लिए, पहले 1.5 साल के लिए कृषि मंत्री जी ने इस चीज को कहा था, फिर उन्होंने 2 साल के लिए कहा था। जी मेरे हिसाब से जिसको विन विन सिचुएशन कह सकते हैं सरकार और किसानों दोनों के लिए, वो ये थी कि इसको 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता। जी और अगर इसको पोस्टपोन कर दिया जाता तो मैंने जैसा कहा कि ये 2023 तक पोस्टपोन होता इस कार्यकाल के अनुसार 2 साल के लिए। और जहां पे लोकसभा इलेक्शन 2024 में ड्यू है, 2024 में लोकसभा इलेक्शन ड्यू है, तो कोई भी सरकार इस चीज को दोबारा उठाने की या इतना रिस्क लेने की हालत में नहीं होती है इलेक्शन से पहले। तो अभी भी अगर संयुक्त किसान मोर्चा के कोई नेता सुन रहे हैं या मेरी बात वहां तक पहुंचे, तो मैं उनको यही सुझाव दूंगा, एक किसान होने के नाते, एक मतलब जाट समुदाय से ताल्लुक होने के नाते, कि इस चीज को 2 वर्ष के लिए पोस्टपोन करना इस चीज का सबसे अच्छा समाधान होगा। और एक्चुअल ये है बात कि 2 वर्ष के लिए पोस्टपोन करने का मतलब है कि ये सरकार के इस पूरे कार्यकाल के लिए अप्रत्यक्ष तौर पे इसका पोस्टपोन हो जाना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस संदर्भ में आपसे बातचीत करके इतनी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं आशा करती हूँ कि आपके और हमारे इस शो के माध्यम से अन्य किसानों भाइयों और किसान नेताओं की जो मानसिक प्रवृत्ति है उसमें कुछ बदलाव जरूर आए। जी जी, बहुत, मैं मेरी भी यही दुआ है, मेरी भी यही वो है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ, भावनात्मक स्तर पे मैं उनसे लगाव या जुड़ाव रखता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी आंदोलन का समर्थन जो है वो विचारधारा और व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर सही और गलत के आधार पे होना चाहिए। बिल्कुल तो व्यक्तिगत रिश्ते एक अलग जगह है या विचारधारा एक अलग जगह, लेकिन जो सही और गलत का पैटर्न है वो ये मांग करता है कि आपको सरकार को नहीं हराना है, जी आपको अपने बिल्कुल मुद्दे मनवाने हैं। और आपको उस चीज को मनवाने के लिए जो प्रयास कानून के दायरे में रह के हो सके वो बिल्कुल करने हैं। बिल्कुल इससे एनसीआर की एक बहुत बड़ी आबादी इफेक्ट हो रही जी है। एनसीआर जो कि कुंडली और राय इंडस्ट्रियल एरिया है, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई है, वहां लोगों के रोजगार चले गए। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा भविष्य के फैसले ले। जी बिल्कुल धन्यवाद जी, सुमित जी। धन्यवाद सो मैडम। जी सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी नई नई हस्तियों से मिलवाते रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।